नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास चौपाल। और इस खास चौपाल पर खास मेहमान हमारे हैं रिफॉर्म एक्टिविस्ट मनोज जी, चिंतक विचारक दार्शनिक डॉक्टर राकेश रफीक जी, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे दया जी, और सब तमाम मित्रों का जो पैनलिस्ट हमारे इस चौपाल पर मौजूद है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तमाम दर्शकों से भी जो जुड़े हुए हैं, जो इस शो को देख रहे हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी लगातार आज जो है जो सैम पित्रोदा, अब तो चीजें क्या होती है कि 20 पंक्तियों की बातें बयान उन्होंने दिया एक इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में एक पंक्ति एक शब्द उठा करके मोदी जी पूरा देश नाच आए कि सैम पित्रोदा जो है भारत राष्ट्र को तबाह कर रहे हैं। और क्या क्या बयान वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, लगभग मेरी जानकारी में 15 प्रवक्ता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आज सभी लोग सैम पित्रोदा को कोट कर रहे हैं अपने भाषणों में। क्या कोट कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि रंग भेद, नस्ल भेद, उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीकन लगते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वे चाइनीज लगते हैं, और वेस्टर्न के जो लोग हैं, पश्चिम भारत के लोग जो है वो अरबियन लगते हैं, और जो नॉर्थ के लोग हैं उसके बारे में कहा कि वो क्या शब्द दिया है, नॉर्थ के लोग जो है हाँ गोरा है। ये शब्द उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी बात उन्होंने कही है। तमाम प्रकार की विविधता है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। इस विविधता में भी भिन्नता का कोई भाव नहीं है, एकात्म चिंतन है। और इस राष्ट्र को समझने के लिए कौन से ऐसे तत्व हैं जो पूरे भारत को जोड़ करके रखा है। वह तत्व राम हो सकते हैं, वह तत्व गंगा हो सकती है, वह तत्व गुरबानी हो सकती है, वह तत्व कबीर हो सकते हैं, वह तत्व तुलसी हो सकते हैं, और दक्षिण के संत हो सकते हैं। कि तमाम संतों ऋषि मनीषियों ने जो चिंतन की एकात्मता रखी है, इंटीग्रिटी ऑफ थिंकिंग, इसके कारण से भारत एक रहा। और दुनिया का अनोखा देश जहां की इतनी विविधता कि तमाम मौसम मौजूद हैं, खास करके तो आप समझिए कि 45,000 पौधों की प्रजातियां वो मौजूद है, 90,000 तो पशुओं की प्रजातियां हैं, ना जाने कितनी भाषाएं हैं। अगर अष्टम सूची की ही बात करें तो 8, 22, 23 भाषाएं हैं उनकी, बोलियां कितनी है, भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक हैं। यह जो विविधता है, इस विविधता के बीच भारत एक रहा है, भारत मजबूती के साथ दुनिया के मंच पर खड़ा हो रहा है। आखिर सैम पित्रोदा परेशान क्यों है? और मैं खास करके अगर देखा जाए तो निजी तौर पर राकेश सर, दया जी सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा अगर हेरिटेज टैक्स को लेकर के बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोई नकारात्मक बातें नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो उसमें से चुनना है। आज जो बात उठ रही है, बात उठ रही है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा, फिर कांग्रेस की नेहरू ने भारत में रह करके भारत की खोज की, या फिर एक समझ यह थी कि भारत कई राष्ट्रों का राष्ट्र है, या फिर एक थ्योरी थी कि आर्य बाहर से आए और मुसलमान भी बाहर से आए, सभी और ईसाई भी बाहर से आए। यह जो भारत की धरती है, एक धर्मशाला है, एक सराय है, यह भोग की भूमि है, ये किसी की मातृभूमि नहीं, यह सबकी अपने अपने हिस्से की भूमि है। कोई 2000 साल पहले आया, कोई 5000 साल पहले आया। एक थ्योरी यह भी काम कर रही है, क्या आर्य बाहरी थे, एक थ्योरी यह है। और तुम कहते हो हम आर्य पुत्र हैं और आर्य के संतान हैं, तो तुम भी बाहरी, तो हमको क्यों भगा रहे हो? मुसलमान को तुम आउटसाइडर क्यों कर रहे हो? क्रिश्चियन को तुम आउटसाइडर क्यों कर रहे हो? गोरी चमड़ी वाले भी आउटसाइडर है। एक थ्योरी है भी चल रही है डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी की जो संघ परिवार के जो थिंक टैंक है, यह भी एक डिबेट को फैला रहे हैं। आखिर राष्ट्र को हम किस रूप में देखेंगे? सैम पित्रोदा के बयान के बहाने द डायलॉग का यह चौपाल भारत राष्ट्र को समझना चाहता है। क्या यह एक भूगोल का टुकड़ा है, या राष्ट्र क्या है? क्या राष्ट्र कोई प्रशासनिक अवधारणा है? जैसे कि राकेश सर से हम लोग भी समझ करके जो राष्ट्र के बारे में समझा कि नेशन इज ए कल्चरल कंसेप्शन, राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल कंसेप्शन, देश एक भौगोलिक अवधारणा है, और स्टेट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्शन, राज्य एक प्रशासनिक अवधारणा है।
राजभक्ति को आप देशभक्ति नहीं कर सकते, देशभक्ति को आप राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते। राष्ट्र को लेकर के अब यह भी डिबेट है कि राष्ट्रपिता क्या 47 में भारत का जन्म हुआ? जब भारत का जन्म नहीं हुआ तो कोई राष्ट्र की महान संतान हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते हैं? यह भी इंटेलेक्चुअल और डिस्कोर्स में यह भी डिबेट है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहना एक षड्यंत्र का हिस्सा था, या फिर नेहरू जी भारत में रह करके भारत की खोज कर रहे थे, किस भारत की तलाश कर रहे थे? ये तमाम प्रकार की डिबेट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आज चल रहा है। सेम पित्रोदा और आदरणीय सत्यनारायण पित्रोदा, नाम तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, वो भी गुजरात के हैं। निश्चित रूप से उन्होंने आईटी सेक्शन में और नई भारत की जो पहचान दी है, खास करके टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्शन में, निश्चित रूप से उनके अवदान को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन तमाम बात को स्वीकारा भी नहीं जा सकता है। तो अब सत्यनारायण और गंगाराम पित्रोदा के तमाम बयान को लेकर के जो है प्रसाद बट रहा है कि यह पित्रोदा का जो बयान है एक प्रसाद के रूप में है, कांग्रेस उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करे या बीजेपी उस प्रसाद को फेंक दे, ये तमाम प्रकार की बातें चल रही है। 23 में भी जब राम मंदिर की बात उठ रही थी, उस वक्त में पित्रोदा ने यह बात कही थी। आप जो अगर धार्मिक व्यक्ति हैं, जो बहुत आग्रह है, जो दैविक राष्ट्रवाद में विश्वास करते, डिवाइन नेशनलिज्म में जिनको विश्वास है, उनको बड़ा उनका नागवार गुजरा कि जो पित्रोदा बयान दे रहे हैं कि मंदिर बना देने से भारत की मूलभूत समस्या शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, चिकित्सा की है, रोटी और रोजगार की है। भारत की प्राथमिकता इन प्रश्नों को हल करने के लिए होनी चाहिए, और रोटी और रोजगार के प्रश्नों पर जो रखे हुए भारी पत्थर है, इन पत्थरों को हटाना चाहिए, ना कि मंदिर के लिए पत्थर तराशे जाने चाहिए। तब पित्रोदा के बयान से हम सहमत और असहमत हो सकते हैं। द डायलॉग का काम है कि नई पीढ़ी इन सवालों को किस रूप में देखे, किस रूप में समझे, और राजनीतिक जगत के जो बयान है, निश्चित रूप से नई पीढ़ी को यह बयान प्रभावित करता है, उसका मन तैयार होता है, और राष्ट्र के बारे में कंफ्यूजन होता है कि हम राष्ट्र को किस रूप में देखें। सीधे तौर पर मैं आज मनोज जी और दया जी, मैं विषय प्रवेश के लिए डॉक्टर राकेश रफीक को, जिसे मैं आमंत्रित करता हूं कि आज जो चीजें शुरू हुई, तो हम इस राष्ट्र को, पित्रोदा के बयान को, कांग्रेस का आज अभी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि ओवरसीज चेयरमैनशिप से पित्रोदा ने इस्तीफा दी थी। जयराम रमेश ने बहुत ही गुस्से में खंडन किया है कि पित्रोदा जो है कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बयान देकर। पित्रोदा ने रिजाइन कर दिया है। अब गुजरात बनाम गुजरात की लड़ाई है। गुजरात से अमित भाई, नरेंद्र मोदी, गुजरात से महात्मा गांधी और गुजरात से पित्रोदा जी। अब इन तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें चल रही है, तो यह पूरा का पूरा डिस्कोर्स है गुजरात चला गया है। लेकिन आज मैच चल रहा है, पता नहीं गुजरात और लखनऊ दोनों आईपीएल से बाहर है, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग में गुजरात का पोजीशन फिर से आया है डिबेट में। हम राकेश जी के सीधे तौर पर आते हैं कि राकेश जी, हम नई पीढ़ी को इन सवाल को किस तरह से समझाएं? राकेश जी देखिए, बात यह है कि अगर बुनियादी बातें साफ नहीं होती है तो चुनावी वक्त में या किसी भी वक्त में जो बहस की जाती है उनसे कोई हल नहीं होता, क्योंकि हम बुनियादी बात नहीं जानते तो हल कैसे निकालेंगे। इसलिए यहाँ केवल 2-3 बात समझनी है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में एक अवधारणा पैदा हो रही थी, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बाद की घटना है। इसमें इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन भी है और तमाम छोटे मोटे राष्ट्रों का यूरोप में बनना है। उस समय इस पे जो बहस चली यूरोप में, उसमें ये माना गया कि एक आर्थिक संरचना में, पूंजीवादी समाज में ही हम लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं, और राष्ट्र जो है वो अपने राज्य का निर्माण करता है। तो वो राष्ट्र राज्य तक एक लड़ाई, एक क्रम चलता है, और इसके यूरोप के पोलैंड से लेके चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, दुनिया भर के उदाहरण देके बातें की गई। और टर्की समाज का, टर्की जो साम्राज्य था उसका विघटन होने में अरब राष्ट्रवाद और इन सब की बातें, तो उन्होंने एक फ्रेम पैदा किया
उस फ्रेम को उन्होंने अपने यूरोपियन उस ढंग से सोचना शुरू करा और कहना शुरू करा कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है। लेकिन जब राष्ट्रवाद की उन्होंने आगे बात की तो उसमें जो कई फैक्टर आए, उसमें भाषा भी थी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी, सांस्कृतिक बाउंड्री भी थी, 7-8 फैक्टर सामने आने लगे कि ये सब मिलकर राष्ट्र होता है। उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज थी मनोवैज्ञानिक एकता। यानी इटली और जर्मनी के जो लोग अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, उनके अंदर इटली की बात और जर्मन एकीकरण की बात जो पैदा हुई, बिस्मार्क जिससे पैदा होता है, तो वो उनके राष्ट्रवाद का एक चीज दिखाई। और टर्की के विघटन से जो राष्ट्र बने, इराक और ये तमाम अरब राष्ट्र जो डेवलप हुए, ये एक सब। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इस पे जो बहस हुई तो लेनिन ने कॉन्क्लूड किया कि ये एक ही चीज, कौन सी चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट बनी, कहीं भाषा बनी, कहीं संस्कृति बनी, कहीं कोई और चीज बनी, दो भाषा का भी एक राष्ट्र हो सकता है, कहीं किसी भी तरह से बन सकता है, लेकिन राष्ट्र वो है जो अपनी मनोवैज्ञानिक एकता को स्वीकार करे। अब ये मनोवैज्ञानिक एकता स्वीकार करने का हर देश का कारक अलग अलग है। तो अगर हम भारत पे आए तो भारत अपने सांस्कृतिक घटनाक्रम से अपनी एकता का सूत्र पिरोता है। जब हम कहते हैं कि गांव-गांव में पानी बदले कोस कोस पे भाषा, तो कोई भाषा इस राष्ट्रवाद का आधार नहीं हो सकती, बहुत सी भाषाएं हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा आधार भारत का सांस्कृतिक इतिहास है, और संस्कृति का इतिहास ये बताता है कि एक भूखंड में, देखिए हम हिमालय पर्वत के द्वारा जो अलग थे, उसे उसका सीमा हिंदू कश कहलाती है, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, वहां से दर्रों से लोग आते थे, खैबर दर्रा, ये दर्रा, ऊपर पहाड़ से आने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हमेशा एक सांस्कृतिक चीज फैलती रही, अलग अलग युग में, अलग अलग युग में। तो 5000 साल पहले अगर वो है महाभारत, तो उस काल में भी महाभारत में लड़ने के लिए ये सारे लोग आए जिन्हें भारत के विभिन्न राजा माना जा सकता है। चीन से तो नहीं आया कोई लड़ने, ईरान से तो नहीं आया कोई लड़ने। और जो उसमें वर्णन है, अर्जुन कहाँ तक गए, युधिष्ठिर कहाँ तक गए, वो वर्णन भी उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बताता है कि इसके अंदर एक संस्कृति है। अब अगर आप लेटेस्ट पे आए तो आप देखिए कि जो दक्षिण से लहर उठी, वैष्णव की भी और शैव की भी, वो लहर पूरे इस हिंदुस्तान में ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर था। अगर उत्तर से कोई लहर चली तो फिर वो पूरे देश में नीचे तक गई, फैली। तो वो वहीं तक क्यों फैलती है? तो ये सीमा है। फिर हमारे तीर्थ स्थानों की बात आई। भारत में तीर्थाटन जो है एक तरह से शिक्षा का ही जुड़ा हुआ मामला है। तो तीर्थाटन हम सारे देश में करते हैं, उत्तर से दक्षिण तक। तो वो हमारी सांस्कृतिक एकता। राजा कितने थे, कौन थे, कहाँ से क्या था, लड़ रहे थे, एक हो रहे थे, उससे सांस्कृतिक एकता का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर तंत्रवाद चला बंगाल से तो वो भी पूरे हिंदुस्तान में गया। और देखिए जो लोग पहले आए, इस्लाम के आगमन से पहले, इस्लाम फर्स्ट रिलीजन है जिसने यहाँ अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी। अब कुषाण आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब इसी तरह से जो हेराटोडस था, एक यूनानी किंग भारत की सीमा पे, तो पुष्यमित्र शुंग से डर के उसने स्वीकार कर लिया वैष्णव धर्म का ध्वज लेके वो आ गया विदिशा से। तो इस कल्चरल यूनिटी के साथ इतिहास को जोड़ते हुए हम भारत राष्ट्र की अवधारणा खड़ी कर रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं यूरोप में कैसे हुआ, उसमें कैसे हुआ, लेकिन हम एक मनोवैज्ञानिक एकता से बने। और ये मनोवैज्ञानिक एकता का सबसे बड़ा आधार ब्रिटिश इंडिया नहीं है। ब्रिटिश की तो प्रिंसेस स्टेट थी 132,
ये कांग्रेस का जो जन आंदोलन पूरे देश में फैला, मणिपुर में भी कांग्रेस होती है, बंगाल में भी होता है उसका सम्मेलन, वो एक सम्मेलन ही है। तो उसमें जो भागीदारी है, वो भागीदारी इसलिए जो है अंग्रेजों के जाते ही कोई जो उनके प्रिंसेस स्टेट थे वो रुके नहीं। उनके यहाँ खुद ऐसे आंदोलन थे कि भारत में मिलाओ, और लास्ट में गोवा रहा तो उसमें भी आंदोलन चला कि हमें भारत में मिलाओ। तो ये भारत की एकता का हिस्सा है। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए कि जब कॉलोनियलिज्म होता है तो जो हमारे शासक होते हैं वो अपनी थ्योरी प्रतिपादित करते हैं। तो एक थ्योरी विलियम जोन्स से कि संस्कृत सबसे महान भाषा है और लैटिन और ग्रीक के साथ है, यहाँ से होते हुए मैक्स मूलर तक पहुंची कि आर्य नाम की एक जाति थी जो जर्मनी में रहती थी, वहां से लोग सब आए और हिंदुस्तान में भी आर्य आए और उन्हीं से जोड़ के सारे इतिहास की गणना करते। तो उनकी दो बातें थी, एक तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि लोग बाहर से आके यहाँ पे शासन करते रहे तो हम भी बाहर से आए शासन कर रहे। दूसरा, विलियम जोन्स ने यूनिटी करी भारत के ब्राह्मणों के साथ, उन्हें ये समझाया जिन्हें उन्होंने जमींदारी बेचे थे कि आप और हम एक हैं। तो ब्राह्मण उन्हें अपना भाई समझते थे कि ये बाद में आए शुद्ध हैं, हम थोड़ा अशुद्ध हो गए हैं बंगाल में रह के, इनसे मिलके हम शुद्ध हो जाए। तो एक साम्राज्यवादी संरचना के तहत ये कंसेप्ट डेवलप करा गया। मैक्स मूलर साहब अपनी जिंदगी में आखिर में हो जाता है कि भाई हम सत्य को कबूल कर लें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक किताब भी लिख बता दिया कि भाई ये अवधारणा आर्य की कोई जाति नहीं है, आर्य कोई प्रजाति नहीं थी। मैंने एक 3-4 लैंग्वेज की यूनिटी दिखा के और उसको एक प्रजाति की कल्पना दी। अब मैक्स मूलर तो इस सच्चाई का उजागर करके चले गए, लेकिन यूरोपियन इंटरेस्ट आज भी इसी बात में है कि इस अवधारणा को जिंदा रखा जाए और भारत का इतिहास उत्तर भारत के उस सेक्ट से शुरू किया जाए जो गोरे हैं, नार्डिक जैसे लगते हैं, जिसका उन्होंने वर्णन करा था, उस इतिहास से शुरू करें। वो इतिहास है भारत का इतिहास में जो पौराणिक ग्रंथों में यक्ष और नाग जाति दिखती हैं, उन्हीं से ये उत्तर भारत के लोग पहले टकराए मध्य भारत। तो विभिन्न जगह पे, खासतौर से विंध्याचल और सतपुड़ा पे मानव की उत्पत्ति हुई। 80,000 साल पुराना नर्मदा मैन हिंदुस्तान के पास पड़ा है, लेकिन बिना हार्वर्ड की स्वीकृति के नहीं कह सकते। अभी राखी गढ़ी में कोई खोज होती है, सामने आती है, तो डीएनए पे, हैप्लो ग्रुप पे इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन साबित ये कर देते हैं कि एक ईरानी है, एक अंडमानी है, इसका हैप्लो ग्रुप। तो आप ईरान और अंडमान में ही क्यों जा रहे हो भाई? अंडमान वाले को ये ना कह दो वो भी विंध्याचल से गया था। तो ये एक पूरा साम्राज्यवादी षड्यंत्र ज्ञान की दुनिया में आज भी जारी है। तो भारत राष्ट्र भारत के उन लोगों के इतिहास के साथ है जिसके प्रमाण आज मिल गए हैं। भीमबेटका की गुफा, मिर्जापुर की गुफाएं जो चित्र बनाती हुई हैं, वो ये साबित करती हैं कि वो जो हमें हिमालय पर्वत की जिस उसका सिंधु घाटी और उसका जो वर्णन करा जाता है, उससे काफी पुरानी गुफा है। तो वहां से इतिहास निकलेगा। तो खैर मैं इस पे नहीं आता। तो हमारा राष्ट्र एक सांस्कृतिक उस पे खड़ा है और उसकी बात करने की बात है। हमें सेम पित्रोदा हो या कोई भी हो, लौट फेर के वेस्टर्न डिस्कोर्स में खींच लेते हैं और हम वो वेस्टर्न डिस्कोर्स में उलझ जाते हैं। तो इसको तोड़ने की बात है, तब हम भारत राष्ट्र के साथ न्याय कर सकेंगे। और भारत राष्ट्र जब अपनी सशक्तता में खड़ा होगा तब वो अपना राष्ट्र राज्य सही रूप से बनाएगा। अभी तो हम कॉलोनियल हैं। 1935 के एक्ट का 35% पालन करते हैं। संविधान बचाओ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 1935 एक्ट का जो है संविधान अंग्रेजों का, उसकी कितने क्लॉज का पालन करते हैं? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? अंग्रेजों द्वारा चुने हुए लोगों से, जो चुनाव में जीत गए थे, उन्होंने चुनाव कराया, उससे संविधान सभा बन गई। महात्मा गांधी की बात ना चली उसमें, ना गांव वाली बात चली, ना हिंदी भाषा की बात चली, काहे के राष्ट्रपिता। तो अभी मेरा यही कहना है कि भारत राष्ट्र तो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है या ये वेस्टर्न ढंग से भारत को उपमहाद्वीप कह देना,
या भारत को राष्ट्रों का एक संघ कह देना, ये जो हमें भारत एक उपमहाद्वीप है कोर्स में पढ़ा दिया जाता है, आईएएस के इम्तिहान में भी हमें लिख के आना है भारत एक उपमहाद्वीप है, ये सब जो है इससे निकलना है, क्योंकि ये कुछ नहीं है। अगर आप ज्ञान की दुनिया में जाए तो इसकी कोई गहराई नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी उनके अंडर में। आज बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कहते हैं कि हम जानते हैं कि मिर्जापुर में पाया गया चावल ज्यादा पुराना है बनस्पत मेहरगढ़ के, लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते क्योंकि जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं स्वीकृति देगी हम कह नहीं सकते। जी, तो ये रियलिटी भारत की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। एक तो यह है कि भारत राष्ट्र को अगर मजबूत होना है तो इसकी जो बुनियाद है, इसका जो तासीर है, इस तासीर को समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भारत की परंपरा और पाखंड पर प्रहार करते हैं तो पाखंड पर प्रहार करने के चक्कर में जो हमारे मजबूती के जो आधार है, बुनियाद है, हम उस पर भी प्रहार कर बैठते हैं। हम दया जी के पास आएंगे कि किसी भी राष्ट्रवाद के बिना, जी कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ जी कि ये अंधविश्वास और पाखंड का जो चक्कर है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में कितना अंधविश्वास और पाखंड है? पूरा जादू की घटनाएं हैं। ये भी एक सांस्कृतिक युद्ध है कि भारतीय मानस को पराजित कर दो। और सैम पेत्रोदा भी पिछले दिनों आके हिंदुस्तान में जो बड़ा काम कर रहे थे अंधविश्वास निर्मूलन का, ठीक है कुछ ठग टाइप साधु संत हैं वो बात अलग है, लेकिन ये अंधविश्वास निर्मूलन, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सारे आंदोलन कहाँ से संचालित होते हैं और किस चीज को तोड़ते हैं? हमारे सेल्फ को तोड़ के क्या निकालना चाहते हैं, है ना? हम अंधविश्वासी और पाखंडी हो गए और वो सारे अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए उन्हें हम जानते नहीं। तो ये सब जो है ना, इससे फाइट करना पड़ेगा, अपने रियल कंसेप्ट के साथ खड़ा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दया जी। राष्ट्रवाद जी सीधे तो बोलिए। मेरा ये कहना है, मैं राकेश जी की बातों से बहुत सारा जो इतिहास के पन्ने हैं मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं उसी की कंटिन्यूटी में आगे लाना चाहता हूँ। 1947 जब विभाजन हुआ तब तक ये और नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, उस समय तक ये देश हिंदुस्तान था। हमें ये बात समझनी चाहिए। हम पिछले इतिहास की तरफ जाएंगे तो कई चीजें उभरेंगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि नेशन का अर्थ उर्दू में कौम लिखा गया, पंजाबी में भी उसको कौम कहते हैं। तो कौम का मतलब है सिख कौम है, मुस्लिम कौम है, ईसाई है, ये कौमों के अंदर है। पर बहुत इंटरेस्टिंग इशू जो हमारे सामने 1950 में जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद इसको लागू किया, तो उसके पहले लाइन पर लिखा कि इंडिया मीन्स भारत। भारत जो है वो इंडिया बन गया। अब भारत क्या है? भारत अनेकों बोलियों, अनेकों कौमों, अनेकों धर्मों, अनेकों विचारों, अनेकों संस्कृतियों का एक सुमेल है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक लाइन और आ गई कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिया गया? ये बहुत बहस हुई, मैं उधर नहीं जाना चाहता, समय उतना नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है? यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए बन गई कि राज्यों के जो अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी डोलियां, अपने अपने विचार, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सोच, अपने अपने पहरावे को, उनको संभाल और उसकी सहजता को एक्सेप्ट किया जाए। और ओवरऑल जब कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट हम देखते हैं तो उनमें ये सारी बातें इसलिए आ जाती हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए भारत एक राष्ट्र है। हम पुराने इतिहास की तरफ ना जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिद्ध कर दिया कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र जो है वो अनेक राज्यों का समूह है। और इसीलिए राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो राज्यों के चुनकर आते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते। लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्टेड आते हैं, वो सांसद अलग हैं, वो दोनों हाउस हमारे इसलिए हैं। तो राज्यसभा में आजकल जो हालात बने हुए कि जो हार गया उसको राज्यसभा में किसी भी स्टेट से ले आओ, ये हमने विसंगतियां पैदा कर ली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये विसंगतियां हमारे सामने नहीं थी। हम इस बात को लेकर चलें। और सैम पेट्रोदा क्या करते हैं या कोई क्या कहता है या हमारे जो आज के जो राष्ट्र पर बैठे सत्ताधारी हैं आरएसएस वाले, वो क्या सोचते हैं, ये तो उनका सोचना है। हमारा ये सोचना है
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट के बाद, उसकी स्थापना के बाद, उसके लागू होने के बाद भारत एक राष्ट्र है जो राज्यों का समूह है। राज्यों में अलग अलग बोलियां डोलियां सारी हैं और उनको सबको मिलाकर चलना। मैं एक बात और कर दूं, जब 1973 में आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आया, कभी उस रेजोल्यूशन को उस निगाह से ना पढ़े जिस निगाह से उस समय आरएसएस और बाकी लोगों ने पढ़ा और विवाद खड़ा कर दिया, एक खालिस्तान की बात करता है। इशू ही नहीं था। आनंदपुर साहब पहले बार प्रस्ताव आया, उसमें राज्यों के अधिकारों को पेश किया गया कि राज्यों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्योंकि पंजाब उस हालात से गुजरा था और पंजाब चाहता था कि हमारे भी अधिकार जो हैं वो इस टाइप के हों और क्लियर एक्सप्लेन हो जाए। उसके ऊपर कमेटियां भी बनी, उसके ऊपर सारा कुछ बने। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्र को पिछले इतिहास की तरफ अगर जोड़ेंगे तो हम इतिहास को कभी पूरा, हम राष्ट्र को पूरी तरह पेश नहीं कर सके। जहां तक गांधी की बात बार बार लोग कहते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, मैं 1920 की एक और घटना आपके सामने। गांधी ने 3 काम किए, बहुत कमाल के काम है। गांधी खिलाफत मूवमेंट को अपने साथ लेता है। ये नहीं है कि खिलाफत को वो मान रहा है, गांधी खिलाफत को मान नहीं रहा, पर खिलाफत को वो जानता है कि जब तक इनको मैं साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का जो मूवमेंट है खड़ी नहीं हो सकती। दूसरे उसने क्या किया गांधी ने कि 1920 में बाबा खड़क सिंह की अध्यक्षता में सिख लीग की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए। मोहम्मद अली जौहर ने जो शब्द कहे जिसके कारण सिख जो हैं वो गांधी की मूवमेंट के साथ खड़े हो गए, क्योंकि 1919 के जलियांवाला बाग को देखा था। इसलिए ये तीनों कौमें, अभी ब्रिटिश तो राज कर रहे थे, अंग्रेज की बात नहीं हो रही थी। जब ब्रिटिश की राज हो रही थी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1920 की उस बात ने और 1929 और 30 की उस बात ने जो संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण आजादी की बात की, उसमें से ये राष्ट्रवाद का जो हमारे सामने आता है। और मैं समझता हूं कि 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें साफ कर दिया कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, उनके अधिकार क्या है। अब उनके ऊपर ऐसी बहस छेड़ देना, मैं समझता हूँ ये अन्यथा है, इसका कोई कारण नहीं बनता। इसलिए मैं इतनी बात कहना, मैं राकेश के बाद मैं उनके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब बुनियादी सवाल सुलगने लग जाए तो एक कृत्रिम फेक नारे गढ़े जाते हैं, स्लोगन गढ़े जाते हैं, फिर देश को उसमें उलझाया जाता है। अच्छा, अगर बहस भी करनी है तो पूरी बात को समझो, कहना क्या कोई बंदा चाह रहा है, या पूरे डिस्कार्ड करो। निश्चित रूप से यह पूरे चुनाव, अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लोगों ने कहा है कि इतनी रद्दी चुनाव बाबर के बाद लड़ा ही नहीं गया, इतना स्तर गिरा करके। फिलहाल मैं मनोज जी के पास मानना चाहता हूँ। मनोज जी, जो यह बहस है, यह बहस क्या बुनियादी सवालों को हाशिए पर करने के लिए है, देश का ध्यान भटकाने के लिए है, या कांग्रेस के जो कंसेप्शन है राष्ट्रवाद को लेकर के उस पर प्रहार करने का है, या फिर यह साबित करने का है कि ह्यूम ने जिस कांग्रेस को बनाया है और अंग्रेजी मानसिकता लेकर के, कांग्रेस तो हिंदुस्तान में है लेकिन अंग्रेज की संस्कृति और उसके अवधारणा को लेकर के ही कांग्रेस देश को चलाना चाहती है। आपकी क्या समझ बनती है पित्रोदा और आज के बयान को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले राकेश रफीक जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बड़ी बेहतरीन व्याख्या की है और बड़ा ही वो एक तरह से ऐतिहासिक प्रतिमानों से सुसज्जित है। और मुझे आपने जो विषय प्रवेश में जो राष्ट्र, देश और स्टेट तीनों को जो परिभाषित किया है, मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन आपने दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन किसी भी आदमी के बयानात को लेकर हम इस तरीके से देखने लगे, वी स्टार्ट लुकिंग टू मच आउट ऑफ एनी स्टेटमेंट। पित्रोदा ने पहले भी बयान पॉलिटिकली अनर्गल दिया और आज भी बेवजह छेड़ने की क्या बात है। अरे इतनी गंभीर बातें चुनाव में नहीं की जाती, इतनी गंभीर बातें विश्वविद्यालयों में होती हैं। ठीक है, आपने ये मुद्दा बना दिया और आपने एक और खबर दी कि उनको सैक भी कर दिया गया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। देखिए, भारत राष्ट्र को लेकर के जो तमाम जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो ताजा जो इतिहास है जो ब्रिटिश इंडिया का है
उसे हम अपने दिमाग से ओझल नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं वर्तमान जब भूत से ग्रहण करता है तो वो इमीडिएट पास्ट को ही लेता है। दया जी ने जो अपना तर्जुमा दिया, ठीक है, अपनी बातों को बड़ी स्ट्रांगली रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारत राष्ट्र राज्य का जो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से जो चीजें हैं, हम उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से लेते हैं। मुझे लगता है हमें केवल ऑब्जेक्टिव बात करनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव बातों से निदान नहीं निकलता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भावनाओं की वो लैप चढ़ा करके चीजों को हम इमोशनलाइज करते हैं और कई बार हम जमीनी सच से ऊपर चले जाते हैं। भारत राष्ट्र राज्य को लेकर के जितने प्रतिमान हैं वो सैद्धांतिक रूप से अपनी जगह है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी, और उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। ठीक है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था देश का पार्टीशन, और राकेश जी ने बड़ी अच्छी से स्वीकारोक्ति दी कि सारे बाहर के जो भी कल्चरल जो झुंड आए वो अपने अपने रंग में और जो है समाहित हो गए और तिरोहित हो गए, लेकिन इस्लाम ने अपनी आइडेंटिटी बना करके रखी और वो चीजें ऑफेंडिंग लगती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ लोग जो आत्मश्लाघा से जो ग्रसित हैं, मुझे लगता है बीजेपी में भी ग्रसित है और नॉन बीजेपी में भी ग्रसित है। अभी मोदी ने बड़े एक तरह से चित्कार के साथ कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, जबकि बीजेपी पर ही आरोप लगता है संविधान बदलने का। एक बार मैं हिंदूवादियों को मंडी हाउस में प्रदर्शन करते देखा, उनके तख्ती पर लिखा था कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। अब इसका क्या जवाब है? तो हमें बड़े स्थूल निरपेक्ष होकर के संविधान की जितनी कमियां हैं व्यापक इंटरेस्ट में उसको स्वीकार करनी चाहिए और संविधान को इतना महान नहीं मानना चाहिए। संविधान में आप बिल्कुल एक न्यूट्रल किसी एकेडमिशियन को बुलाइए, लेकिन वो अगर देशभक्त होगा तो संविधान की कई सारी चीजों की कमियां बताएगा और वो किसी पार्टी लाइन से नहीं गुजरा हुआ है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिकल तरीका जो आजादी के बाद अपनाया गया कि कोई अलग अलग कौमें, अलग अलग धर्म, जाति, रीजन, पंथ अलग अलग वो ऑफेंडिंग न महसूस करें, भारत में वो गुलशन का बाग बनाया जाए, तो वो ठीक बात है। अनडिवाइडेड पंजाब में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन थी वो 57% थी और सिख की पॉपुलेशन केवल 13% थी। हिंदू की पॉपुलेशन करीब करीब 32 या 34% थी और उसके आधार पर उन लोगों को एडवांटेज मिल गया। बंगाल में थोड़ा मुस्लिम परसेंटेज और ज्यादा था और उसके आधार पर पार्टीशन तो कर लिया मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर। लेकिन भारत जब इंडिपेंडेंट होता है तो पंजाब जो इंडिया का पंजाब था उसको 3 भाग में बांट करके एक प्रोविंस को सिख मेजोरिटी बनाया गया, क्योंकि सिख एक अलग रिलीजन है और वहां पर एक सिख चीफ मिनिस्टर होता है और इस चीज को लेकर के आगे बढ़ी। जबकि पाकिस्तानी पंजाब ने डिवीजन नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर भी वहां के राष्ट्रवाद का, पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का प्रतीक वहां का पंजाब सूबा है और हमारा जो है वो विविधताओं से एक है। तो हमने एक तरह से ये होशियारी की। अब एक कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी था लेकिन वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुस्लिम मेजोरिटी है तो दैट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, जो पाकिस्तान की तरफ से बयान आए। तो ये कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म और नेशनलिज्म, आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ये दोनों शब्द जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गूंजता है। मैं तो पढ़ा हूं एक एक लाइन, 725 पेज की किताब मैंने पढ़ा हूं हजारों बार। नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट और सेपरेटिस्ट का जिक्र जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और कांग्रेस उसमें इंडियन नेशनलिज्म की सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी। अब दया जी उस चीज को अलग तरीके से व्याख्यायित करते अलग है। हमारा दिल साफ होना चाहिए और सबके लिए प्यार और सबके लिए जगह और सबके लिए अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बड़ी ही खिजाती है, चिढ़ाती है और हंट करती है, इस देश का पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में एक मुस्लिम देश के रूप में पार्टीशन हुआ है। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। मैं इससे सहमत हूं कि राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद टोटल गलत शब्द है। लेकिन दया जी काश उस पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने पर थोड़ा अफसोस जाहिर करते तो हम फिर जो है सत श्री अकाल और फिर जो है सिखों को नेतृत्व दे देते इस देश का। हम तो इसके लिए तैयार हैं जी।
आज दया जी मुस्कुराए हैं। आज उनको लग रहा था कि मनोज जी मेरी बातों को खंडन करते, लेकिन आज दया जी मुस्कुरा नहीं, रहे हैं। खंडन नहीं किए थे, हम आगे चलते समय वो लगातार बोल रहे थे, तब मैंने वो किया। आज दया जी ने कहा कि भाई दया जी को मैं सहमते हुए दया जी को आज देखा, भैया 50 के बाद बात करो, 50 के पहले बात मत करो। अब क्यों 50 के पहले दया जी नहीं जाना चाहते थे, मुगल कालीन इतिहास में प्रवेश नहीं करना चाहते, थोड़ा सा भय भी लगता है। 50 के बाद देखिए विजेंद्र जी, केवल देखिए इस्लामिक रूल केवल मुगल रूल नहीं है। इस्लामिक रूल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश सब मुगल है। तो मुगल का टर्म ज्यादा था, लेकिन वो 700 सालों का इतिहास है। अब राकेश जी के पास लास्ट में आएंगे, आप ही को कह रहे हैं, यही है कि आप नहीं, एक मिनट राकेश जी से पहले मैं एक बात कह दूं, ताकि फिर राकेश जी को सम अप कर देंगे। राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो मनोज जी ने सवाल उठाया, सवाल ये है कि पार्टीशन में ना तो सिख राजी था। अगर 1946 का जीना मास्टर तारा सिंह और अंबेडकर पैक्ट होने लगा, अगर उस पैक्ट को किसी ने पढ़ा हो तो सिख कभी भी तैयार नहीं था कि पार्टीशन हो। सबसे नुकसान अगर किसी को हुआ वो सिखों को हुआ। एक तो मनोज जी को ये मैं बता रहा। दूसरी बात ये है कि अगर इस देश का डिवीजन हुआ, उसका नुकसान या तो पंजाब को हुआ या बंगाल को हुआ। तो मैं ये समझना चाहता हूं, अगर सिखों में अगर गांधी, मैं फिर गांधी की बात कर रहा हूं, गांधी ने सिखों को आश्वासन दिया और आश्वासन देते हुए ये कहा कि आपकी भावनाओं और आपकी संस्कृति और आपके धर्म की पूरी सुरक्षा की जाएगी, और अलग हो सकता है कि आपको एक विशेष क्षेत्र भी दे दिया जाए ताकि आप अपनी सभ्यता, अपने संस्कृति को मेंटेन कर सके। मैं इसे वो उसके बाद हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है। पंजाबी हमारी सभ्यता संस्कृति आपसे अलग थोड़े है, है। अरे एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मैंने सुना है ना, मेरी बात सुनो, एक लाइन मैं कह दूं। सारे सूबे भाषा के आधार पर बने, पर पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए 10 साल की लड़ाई, 10 साल का संघर्ष करना पड़ा। आज भी वो इश्यूज अभी भी वहीं के वहीं हैं। ये जो ब्लू स्टार ऑपरेशन, सारे संघर्ष जो हैं सिखों को लड़ने पड़े, दूसरे किसी ने भी उन संघर्ष को नहीं लड़ा। शायद इन बातों को आप हमें समझना चाहिए। मेरा दूसरे शो में भी जाना है, लेकिन यह है कि मैं आज दया जी जो बोले, दया जी मोहन भागवत का बयान और दया जी के बयान में आज बहुत ही एकात्म लग रहा है, मुझे इंटीग्रिटी दिख रही है। मुझे मोहन भागवत जी ने कहा है कि संघ का काम कब्र खोदना नहीं है। 1950 के बाद जो भारत का संविधान है, इसी आधार पर देश चलेगा। संघ का काम कब्र खोदना नहीं है। और सिंह जी भी, अभी दया सिंह भी कह रहे हैं कि हमारा काम जी, राकेश जी लेके गए थे बहुत दूर तक। अब मैं सीधे तौर पर राकेश जी शो को समाप्त करेंगे। हम आज न्यूज ऑफ द डे में आप आएंगे, बस राकेश जी आपकी तमाम मनोज जी से सुन करके हमारे ऑडियंस को, दोनों बहस को सुन करके आप कंक्लूड करें। जी राकेश जी। देखिए, आज जो चर्चा हुई उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप हम सही बात ही करते जा रहे हैं। यानी हमने जहाँ छोड़ी उससे आगे की बात दया सिंह जी ने कर दी, दया सिंह जी जहां तक पहुंचे उससे आगे की बात मनोज जी ने कर दी। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली गहराई में यही समन्वय की आवश्यकता है। इस समन्वय के साथ पूरे भारत और दूसरा ये कि भारत पाक विभाजन को, जिसको करने के लिए माउंटबेटन आए थे और जिस तरीके से करा उन्होंने, वो भी बड़ी दुखद घटना है। रेडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई। एक आदमी को पता ही नहीं है मेरा गांव इधर है या उधर है, कत्लेआम करा। तो इन सब बातों पे नहीं जाएंगे, कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन इस विभाजन के पक्ष में ना गांधी थे, और गांधी जिंदा गांधी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और राम मनोहर लोहिया ने भी इस एकता की बात की, उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया। तो हम भी उसी श्रृंखला में हैं कि जब जर्मनी एक हो सकता है। यस बिल्कुल।
तो फिर भारत कभी एक क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सांस्कृतिक एकता है, हो जाएगा किसी न किसी वक्त पे। तो इसी उम्मीद के साथ कि भारत राष्ट्र जो है, राकेश जी एक उत्तर आप दे दें। जब आप जर्मनी की बात कर रहे हैं कि जर्मनी की दीवारें गिर सकती है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के सवाल, तमाम प्रकार के राष्ट्र एक हुए हैं, लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में जो भारत माता की तस्वीर है, भगवा ध्वज है, तो भगवा ध्वज जो है वो नहीं रखना। हाँ जी, उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। संघ परिवार का जो अखंड भारत है, संघ परिवार का अखंड भारत, दया सिंह का जो अखंड भारत है, दोनों के अखंड भारत में क्या अंतर है? ये मुझे संघी पक्का बना देंगे जी। ये मुझे संघ परिवार तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो टोटल गलत। ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, कि अगर उन्होंने कह दिया तो हमें नहीं कहना है, इसका कोई मतलब नहीं जी। बात ये कि हिंदू कुश पर्वत हमारी सांस्कृतिक सीमा रही है, और आज भी अगर आप डिस्कोर्स सही से चलाएं हैं, तो आप इस चीज को हल कर सकते हैं। जैसे भारत के मुसलमान जारत को मानते हैं, बाकी दुनिया के मुसलमान नहीं मानते, तो एक विशिष्टता है। तो उन विशिष्टताओं को लेके हम भारत के मुसलमान को उसके इतिहास, अतीत और सारी चीज में नहीं ले जाना चाहते। हम हिंदूवाद करके पैन इस्लामिज्म में उसे फेंक देना चाहते हैं। तो गलत पॉलिटिक्स होगी, गलत चीज चल रही है। हम सही पॉलिटिक्स करेंगे, सही चीज बनेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। शो को हम यही समाप्त करते हैं, इस शो को यही समाप्त करते हैं। एक दूसरा शो हम लोग का है न्यूज ऑफ द डे का, उसमें आएंगे और तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आज की बहस इतनी प्यारी बहस है, इस बहस को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम लोग सीख भी रहे हैं। पिछले चौपाल में तमाम प्रकार की असहमतियां होती है, असहमतियां होगी, असहमति ही सहमति का आधार जो है वो पुख्ता करेगी। बहुत घोर असहमति है, असहमति इस कारण से भी कि हमारे तमाम साथी स्वाध्यायी है, कल्पनाशील है, स्वप्नदर्शी है, और निश्चित रूप से यह पूरी जो आशा जगी है एक करने का, एक होने का, यह निश्चित तौर पर राजनीति समाज को बांटती है, संस्कृति समाज को जोड़ती है। आइए उस जोड़ने वाली सांस्कृतिक विरासत के करीब जाएं और हम इस देश को मजबूती प्रदान करें, मानवीय सभ्यता के बीच में मुस्कुराहट बहाल करें, भाईचारा बहाल करें। बने रहिए हमारे साथ में। कुछ देर के बाद हम लोग पुनः हाजिर होंगे न्यूज ऑफ द डे लेकर के। नमस्ते। अगर यह बहस अच्छी लगती है, डॉक्टर राकेश रफीक, दया सिंह और मनोज ने जिस प्रकार की आशा जगाई है, नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, अखंड भारत के उस तमाम विराट स्वरूप को देखना पड़ेगा, वो मजबूत भारत की तरह हम बढ़ें। और ये बहस अच्छी लगती है तो बहस में शामिल होइए, इसको साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे पैनलिस्ट और इस बहस को आगे लेके जा सके। 2 मिनट के बाद फिर